Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 21 regarding the course Cost Accounting MGT 231. So we are going to continue the previous chapter that we have studied in the lecture number 20 और उसी को हम आगे लेके जा रहे हैं, that is chapter number 11. कंटिन्यू कर रहे हैं उससे, उसी को आगे लेके जा रहे हैं. लास्ट टाइम हमने रेलेवेंट कॉस्ट को देखा था, मेक और बाय को देखा था, रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग को देखा, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को देखा था, और इसी को हम लोगों ने ऑलरेडी फर्दर इनकॉर्पोरेट किया था और आगे लेके गए थे. सो नाउ मूविंग फर्दर, अब हम आगे देख रहे हैं. इसी में हमने लास्ट टाइम सिर्फ मेक और बाय और उसके बाद हमने आउटसोर्सिंग के बाद रोक दिया था. अब हम इससे और आगे फर्दर देख रहे हैं कि फर्दर इसकी एग्जांपल्स कैसे मूव कर रही हैं, किस तरह की मूव कर रही हैं, हाउ दे आर गोइंग टू आइडेंटिफाई, और किस तरह से और आगे फर्दर मूव कर सकती हैं. सो वी आर गोइंग टू सी दैट कि किस किस तरह से हमारी मूव कर सकती है और कैसे हम आगे जा सकते हैं. दैट वी आर सीइंग, तो दैट मींस डिसीजन मेकिंग एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज देयर. रीडिंग्स अवेलेबल हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 11 कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजरियल एम्फेसिस 14th एडिशन बाय हॉर्नग्रेन. ये हमारी मेन बुक है. एंड देन देयर इज यू इन सपोर्टिव टू दैट मैनेजरियल अकाउंटिंग 12th एडिशन बाय गैरिसन, नोइन एंड ब्रोयर. ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होगी. ये साथ आप दोनों मिक्स करके पढ़ें. डू रीडिंग, मैं फिर कह रहा हूँ रीडिंग लाजमी करनी है. रीडिंग के बगैर काम नहीं चल पाता. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए इसकी बहुत जरूरी है इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग को के साथ रीडिंग्स के लिए. ठीक है, तो अभी भी हमने वहीं से देखना है कि रेलेवेंट कॉस्ट को देखेंगे. लास्ट टाइम हम देख रहे थे हर चीज को आपस में कंपैरिजन में हम रेलेवेंट कॉस्ट को अलग करते जा रहे थे. क्या करते जा रहे थे? हम रेलेवेंट कॉस्ट को अलग करते जा रहे थे और रेलेवेंट कॉस्ट को सामने लाते जा रहे थे. तो जब हमने रेलेवेंट कॉस्ट को जब हम सामने लाते जाते, दैट मीन्स कि हम रेलेवेंट कॉस्टिंग को साथ साथ देखते भी जा रहे थे कि व्हाट वुड बी द रेलेवेंट कॉस्ट दैट एग्जिस्ट. कितनी को रेलेवेंट कॉस्ट है जो एग्जिस्ट कर रही है और कितनी रेलेवेंट कॉस्ट है जो एग्जिस्ट नहीं कर रही. यानी कि हम लोग रेलेवेंट और रेलेवेंट वो कही थी जिसे हमने कहा था जो वेरी कर जाए आपके डिसीजन पे. क्या कर जाए? वो वेरी कर जाए आपके डिसीजन पे. तो इसका मतलब है हमने वही देखनी है. ठीक है, और साथ ही हमने ये भी देखना है कि हमने जो रेलेवेंट कॉस्ट को हम देख रहे हैं साथ साथ, दैट मींस कि हमने उसको देखना है कि रेलेवेंट कॉस्ट बीच में ना आए, रेलेवेंट कॉस्ट ही साथ रहे, इररेलेवेंट बीच में से गायब हो जाए, ताकि हमें डिफरेंसेस पता लग जाए. जिसके अंदर हमने 2-3 टर्म्स भी पढ़ी थी. जिसके अंदर इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है, डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या होता है, डिफरेंशियल रेवेन्यू क्या होता है. दैट वी आर गोइंग टू सी. हम उसे देखते जा रहे हैं कि हम उन्हें क्या किस तरह से परफॉर्म करेंगे. सो व्हेन वी आर सीइंग दिस थिंग, तो दैट मींस कि हमने इसमें हर चीज को साथ साथ आइडेंटिफाई करते जाना है कि हमने किस किस तरह से इसकी कॉस्टिंग को कंप्लीट करके आइडेंटिफाई करके सामने लेकर आना है. उसके बाद हमने देखा था कि मेक और बाय की क्या डिसीजन थी, जिसमें देखा था बाय कितने का हो रहा है, मेक कितने का हो रहा है, कितना पर यूनिट डिफरेंस आ रहे हैं. देन हमने उसके बाद देखा था कि हमें कौन सा डिसीजन करना चाहिए, वेदर टू गो बाय ट्रेन और बाय कार. उसमें भी हमने डिफरेंसेस देखे थे. हर एक चीज को पर माइल पे कैलकुलेट किया था, और पर माइल पे कैलकुलेट करने के बाद हमने रेलेवेंट कॉस्ट अलग करनी थी, और रेलेवेंट कॉस्ट की बेस पे हमने सारी की सारी डिसीजंस किए थे. यानी उसमें रेलेवेंसीज को हमने सेपरेट करते गए थे, इररेलेवेंसीज को सेपरेट करते गए थे. जब दोनों को हम सेपरेट और इनसेपरेट करते गए थे, तो डेफिनेटली वहां से हम इजीली आइडेंटिफाई कर रहे थे कि क्या चीजें होनी चाहिए और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए. सो स्टार्टिंग विद द टुडेज लेक्चर, आज भी हम कुछ इसी तरह की चीजें आगे फर्दर देखेंगे, क्योंकि हमने सारे डिसीजन उस दिन नहीं देखे थे. कुछ डिसीजंस अभी बाकी थे. तो जो अभी बाकी हैं डिसीजन, दैट वी आर गोइंग टू सी के कौन कौन से डिसीजंस हैं जिनको हमने भी फर्दर आगे देखना है, और किन किन डिसीजंस हैं जिनको हमने आगे फर्दर देखते जाना है साथ साथ. ठीक है, सो लेट्स सी कि कहां से किस तरह से और क्या है. तो बस उसी को हमने आगे देखना है. तो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर एंड देन वी स्टार्ट टुवर्ड्स द अदर टॉपिक्स. ठीक है ना. आप लोगों से पहले ही वादा किया हुआ था कि मैं आपको वेरिएंसेस दोबारा एक दफा एक लेक्चर दूंगा आप लोगों को. इसके ऊपर हाफ लेक्चर एटलीस्ट जरूर दूंगा मैं इस पे, और वो इंशाल्लाह हमारा जो होगा दैट इज लेक्चर नंबर 23 जो हमारा होगा, वो ऑन वेरिएंसेस, जिसमें स्पेशली कंट्रोलेबल वेरिएंस की बात होगी और वॉल्यूम वेरिएंस की बात होगी. क्योंकि ये मैंने आपको कहा था कि लास्ट टाइम आपको किसी को समझ ना आया हो तो दे शुडंट बी पैनिक. वो जरूर उसे मैं रिपीट करूंगा, जरूर उसे आपको बताऊंगा, ताकि आपको एक रेपिटेशन सी मिल जाए जहां पे आपको नजर आ जाए कि हाँ जी दैट शुड बी रिपीटेड. ठीक है, तो वहां पे जिसको नहीं समझ आया, डोंट गेट डिसऑर्टेड. आपको लाजमी मैं एक दफा दोबारा रिपीट करूंगा. लेक्चर नंबर 23 यू मस्ट सी दैट. ठीक है, तो जो हमारा लेक्चर नंबर 23 होगा, दैट इज बेस्ड ऑन योर ओवरऑल वेरिएंसेस एंड इंक्लूडिंग विद द स्क्रैप एंड रीवर्क एंड स्पॉइलेज. किस तरह से डील किया जाता है बेस्ड ऑन जर्नल एंट्रीज, दैट वी आर गोइंग टू सी. सो
उस लेक्चर में हम लोग का सारा ये प्लान्ड है, ठीक है। बट टुडेज लेक्चर हम लोग देखेंगे फर्दर एक्शंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, कि डिसीजन मेकिंग में और क्या चाहिए और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन में हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। तो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है जी? आइडेंटिफाई रेलेवेंट इररेलेवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑन डिसीजंस, के रेलेवेंट और इररेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है, उनकी बेनिफिट्स क्या होते हैं डिसीजंस, दैट वी आर गोइंग टू सी। प्रिपेयर एन एनालिसिस शोइंग वेदर अ प्रोडक्ट लाइन और अदर बिजनेस सेगमेंट शुड बी ड्रॉप्ड और रिटेन, कि अदर प्रोडक्ट लाइन और बिजनेस जो है वो अडॉप्ट किए जाएं या शुड बी ड्रॉप्ड और रिटेन, कि किसी को रिटेन भी करना चाहिए बिजनेस को कि नहीं रिटेन करना चाहिए। ये लास्ट में हमने देखा भी था कि कितना रिटेन्ड है। प्रिपेयर अ मेक और बाय एनालिसिस, क्या कहते हैं उसे हम? प्रिपेयर अ मेक और बाय एनालिसिस, कि क्या मेक होना चाहिए क्या बाय होना चाहिए। प्रिपेयर एन एनालिसिस शोइंग वेदर अ स्पेशल ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड, कि प्रिपेयर एनालिसिस के एनालिसिस प्रिपेयर करना है, शोइंग वेदर अ स्पेशल ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड, कि क्या हमें कोई स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डिटरमिन द मोस्ट प्रॉफिटेबल यूज ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज, कि डिटरमिन करना है कि मोस्ट प्रॉफिटेबल यूज ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज क्या है। एंड द वैल्यू ऑब्टेनिंग मोर ऑफ द कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज, कि क्या वैल्यू ऑब्टेन की जाए फॉर मोर ऑफ अ कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज की। ये हमने आज का देखना है। हमारा टारगेट भी यही है कि हमने एनालिसिस प्रिपेयर करना है कि स्पेशल ऑर्डर को किस तरह एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड प्रॉफिटेबल यूज ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज को हमने कैसे आगे लेकर जाना है। एंड प्रिपेयर एन एनालिसिस शोइंग वेदर जॉइंट प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड और स्प्लिट ऑफ पॉइंट प्रोसेस फर्दर। दीज वी आर गोइंग टू सी के ये चीजें हमारे सामने नजर आए कि हमने इनको देखते जाना है कि किस किस तरह से हमने सामने रख के प्रोसेस करना है। तो ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमने आज फर्दर आइडेंटिफाई करना है और जिस तरह हमने उन्हें फर्दर एक्शंस उस पे लेने हैं या एक्शंस उस पे परफॉर्म करने हैं। तो दैट वी आर गोइंग टू सी। कंपैरेटिव इनकम अप्रोच, द लॉवेल सॉल्यूशन कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट शोइंग द रिजल्ट विद एंड विदाउट अ डिजिटल वॉच सेगमेंट। अब ये एग्जांपल जो है वही कंटिन्यू हो रही जो हमारे पिछले सेगमेंट में चल रही थी या पिछले लेक्चर में हमारी चल रही थी। तो यू शुड कंसल्ट अ बुक। एक चीज और ध्यान रखा करें, जब ये लेक्चर मेरे से देख रहे हो या आप सुन रहे हो, यू शुड हैव अ बुक एट दैट टाइम। अपने पास बुक लाजमी रखा करें ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। ये बुक इजीली अवेलेबल है, यू कैन इजीली सी देम ओवर हियर। आपके पास बुक्स उस टाइम अवेलेबल हो, ठीक है ना। तो बुक अपने सामने रखा करें और उसी को एग्जांपल को हम फर्दर कंटिन्यू करें विद एंड विदाउट डिजिटल वॉच सेगमेंट। लेट्स लुक एट द सेकंड अप्रोच। सेकंड अप्रोच की तरफ बात करें जिसे हम कहते हैं कंपैरेटिव इनकम अप्रोच। कंपैरेटिव इनकम अप्रोच की बात करें, कीप डिजिटल वॉचेस, डिजिटल वॉचेस को हम लोग क्या रहे, डिजिटल वॉचेस को हम लोग कीप करें या ड्रॉप करें। डिजिटल वॉचेस को हम कीप करें या ड्रॉप करें, ठीक है। तो सेल्स कितनी है? 5 लाख की। अगर कीप हुई है तो सेल्स कितनी आ रही है? 5 लाख की आ रही है। यहाँ कोई सेल्स नहीं आ रही, डिफरेंस कितना है? नेगेटिव में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 120,000 आ रहा है, शिपिंग का जो आ रहा है वो 5,000 आ रहा है, कमीशन का 75,000 आ रहा है, तो दैट मीन्स 2 लाख। यहां पे हमारे पास क्या है? 2 लाख आ रहा है, तो दैट मींस ये भी हमारे पास 2 लाख एग्जिस्ट कर रहा है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 3 लाख का आ रहा है और यहां पे हमारे पास जनरल फैक्ट्री ओवरहेड 60,000 आ रहा है, दैट मींस सैलरी ऑफ लाइन मैनेजर कितनी है? दैट इज 90,000। ऑन द अदर हैंड द जनरल फैक्ट्री ओवरहेड वुड बी द सेम। जनरल फैक्ट्री ओवरहेड क्या रहेंगे? वो सेम है। सो दिस कॉस्ट रियली इज नॉट रेलिवेंट। ये कॉस्ट रेलिवेंट नहीं है। दिस कॉस्ट इज नॉट रेलिवेंट एनी मोर। ये कॉस्ट रेलिवेंट नहीं है, तो डेफिनेटली यहां पे हम आगे हम फर्दर देखेंगे किस किस तरह से क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। नाउ बट वी वुडंट नीड द मैनेजर फॉर अ प्रोडक्ट लाइन एनी मोर। हमें अब मैनेजर नहीं चाहिए यहाँ के लिए, सैलरी की नहीं चाहिए, सैलरी भी गायब हो गई है, तो यहाँ पे 90,000 का बेनिफिट आ रहा है। देन नेक्स्ट हमें यह भी नहीं चाहिए, इफ द डिजिटल वॉच लाइन इज ड्रॉप द नेट बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट वुड बी रिटर्न ऑफ, द डेप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन टेकन विल फ्लो थ्रू द इनकम स्टेटमेंट एज अ लॉस इंस्टेड। तो ये भी हमारे पास क्या होगा? ओवरऑल वापस चला जाएगा, यानी कि लॉस के थ्रू वापस चला जाएगा। एंड देन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हैं, ये भी बच गए हैं, सिलेंट भी बच गए। तो ओवरऑल हमारे पास लॉस कितना आ रहा है? दैट इज ऑफ दिस मच, यानी इतना हमारे पास लॉस हो रहा है व्हेन वी टॉक अबाउट कंपैरेटिव इनकम अप्रोच। किसकी बात करें? कंपैरेटिव इनकम अप्रोच की बात करें तो हमारे पास इतना लॉस जो है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है, या इतना लॉस हमें सामने से नजर आ रहा है कि दैट इज एग्जिस्टिंग ऑन द लॉस सिस्टम, कि ये हमारे पास लॉसेस जनरेट होते जा रहे हैं।
बी अवेयर ऑफ एलोकेटेड फिक्स्ड एसेट, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग कि जो एलोकेट हो रहे हैं एसेट्स उनको कैसे देखना है. व्हाई शुड वी कीप डिजिटल वॉच, व्हाट इट्स शोइंग 100,000 लॉस. वो कह रहे हैं कि अगर ठीक है, मान लिया कि हमें 40,000 का लॉस हो रहा है, तो क्या हम उस 40,000 के लॉस को बचाने के लिए 1 लाख का लॉस होने देते रहे कि जो हमें 100,000 का लॉसेस उसमें जनरेट हो रहे हैं, क्या वो होने दिए जाए? द आंसर लाइज in the way that we allocate common fixed cost to our products. अब उसका क्या करें कि आप जो कॉस्ट, जो इक्विपमेंट्स जो हैं वो कॉमन है, उसी डिपार्टमेंट या इसी कॉस्ट की सारे के सारे प्रोडक्ट्स कहीं और लगा दें, यानी किसी और जगह पे आप पुट ऑफ कर दें, यानी उन्हें किसी और जगह पे एडजस्ट कर दें. जब आप उन्हें किसी और जगह पे एडजस्ट कर देंगे तो दैट मीन्स कि दैट वुड बी इजीली डन, कि इससे हम लोग फिर आसानी से पूरा कर सकते हैं या पूरे परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, द आंसर लाइज इन अ वे वी एलोकेट कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट, कि किस तरह से हमने उनकी कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट को एलोकेट किया. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी हाँ जी ये मशीनरी, अच्छा ये मशीनरी जो है 2-3 प्रोडक्ट को यूज होती है, आप कहते हो ठीक है जी इसकी मशीनरी भी यहाँ यूज कर लो या इसकी मशीनरी भी यहाँ पे ले आओ. तो दैट मीन्स कि आप कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट पे आ जाएं, कि आप एक ही फिक्स्ड कॉस्ट में आप उस 2-3 चीजों को पूरा कर दें या 2-3 चीजों को परफॉर्म कर दें. तो व्हेन वी आर परफॉर्मिंग दिस थिंग, दैट मीन्स यू आर गेटिंग विद द कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट टू आवर प्रोडक्ट, कि आप कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट को देख के हमारी प्रोडक्ट पे ले आते हैं. ठीक है, then our allocation can make a segment look less profitable than it really, यानी कि वो कहता है अगर our allocation can make a segment look less profitable than it really is, कि जिस तरह की हमारी allocations हैं उससे क्या होगा, वो less profitable नजर आएगी जितनी वो that it really is, यानी कि जितनी वो less profitable नजर आ रही है उससे कम हो जाएगी. यानी अगर हम उसके एसेट्स को कहीं और allocate कर देंगे तो उस फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना. तो जब उसकी कॉस्ट ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो दैट मींस वो जितना लॉस शो कर रहा था उतना लॉस वो शो नहीं करेगा. ठीक है ना, उतना लॉस अगर वो शो नहीं करेगा तो दैट मींस वो लेस प्रॉफिटेबल सी हमें नजर आएगी, वो लेस प्रॉफिटेबल हो जाएगी. और जब वो लेस प्रॉफिटेबल हो जाएगी तो दैट मींस कि वो इतना ज्यादा 1 लाख का लॉस नहीं शो करेगी, बल्कि 1 लाख से थोड़ा सा कम का लॉस शो करेगी. सो दैट मींस इट मेक्स अ लेस प्रॉफिटेबल देन इट रियली इज, कि जितने वो उस हिसाब से अपने आप को लेस प्रॉफिटेबल आइडेंटिफाई करेगा. द मेक और बाय डिसीजन, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मेक कोई चीज बनानी चाहिए या कोई चीज नहीं बनानी चाहिए. उसी को हम फर्दर आगे लेके जाएंगे कि किस किस तरह से हम लोगों के पास ये डिसीजन एग्जिस्ट कर सकते हैं, कि वेदर वी शुड मेक और वेदर वी शुड बाय. यानी दोनों तरह के डिसीजंस हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट करें, कि वेदर वी शुड मेक समथिंग और वेदर वी शुड बाय समथिंग. बोथ डिसीजन शुड बी टेकन इन अ वेरी गुड केयर, कि आप उसे बहुत आराम से इत्मीनान से देखें कि हाँ जी वो किस किस तरह से आपके पास एग्जिस्ट कर सकते हैं या किस किस तरह से लाए कर सकते हैं. देखिए, मेक का मतलब ये कि मैं एक चीज खुद बनाऊं, और बाय का मतलब ये कि आई एम गोइंग टू परचेज फ्रॉम समवेयर. ठीक है ना, अब मैं कहता हूं घर में पिज्जा बनाएं या बाजार से लाएं, अब जो भी हम इन दोनों चीजों को सामने रखते हैं तो जो हमें लेस कॉस्टली पड़ेगा वी शुड गो फॉर दैट थिंग, कि हमें उसकी तरफ जाना चाहिए. ठीक है ना, तो यहां क्या लिखा है, व्हेन अ कंपनी इज इन्वॉल्व्ड इन मोर देन वन एक्टिविटी. अब यहां पे क्या मतलब है, व्हेन अ कंपनी एक से ज्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो in entire value chain, it is vertically integrated. वो क्या होगा, vertically integrated है. A decision to carry out one of the activity, क्या decision to carry out in one of the activity in value chain internally rather than to buy externally from supplier is called make or buy. यानी a decision to carry out one of the activity in the value chain internally, यानी value chain internally हो, rather than to buy externally from a supplier, यानी rather than to buy externally from a supplier is called a make or buy decision. उससे क्या कहते हैं, is called make or buy decision, यानी कि whether to buy externally from a supplier is called a make or buy decision, कि क्या हमें बनाना चाहिए या इसे बाहर से परचेज कर लेना चाहिए, क्या हमें इसे बनाना चाहिए, क्या हमें इसे बाहर से परचेज कर लेना चाहिए. वर्टिकल इंटीग्रेशन एडवांटेजेस क्या है, स्मूदर फ्लो ऑफ पार्ट्स एंड मटेरियल्स, की क्या है, स्मूदर फ्लो ऑफ पार्ट एंड मटेरियल होना चाहिए, एंड बेटर क्वालिटी एंड कंट्रोल एंड रियलाइज प्रॉफिट. इन सारी चीजों को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये डिस्कस करते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन होती क्या है. When we talk about vertical integration, that means कि we are going to make our own supplier, we are our own supplier, कि we are our ओन सप्लायर, कि हम ही अपने आप के क्या हैं, सप्लायर हैं. जब हम ही अपने आप के सप्लायर हैं तो देयर एग्जिस्ट अब एडवांटेजेस
बाय योरसेल्फ। मैं कहता हूं जो किसी चीज की सप्लाई मेरे पास, मैं कहता हूं व्हाई शुड मेक आवर ओन सप्लाईज, यानी मैं जो सप्लाईज मुझे चाहिए उसी चीज की फैक्ट्री मैं खुद भी लगा लूं। So that means I have done the vertical integration। मैंने क्या किया है, वर्टिकल इंटीग्रेशन की है। तो जब वर्टिकल इंटीग्रेशन की है तो उसके एडवांटेजेस क्या है, स्मूदर फ्लो ऑफ पार्ट्स एंड मटेरियल्स, के स्मूदर फ्लो होगा पार्ट्स का या मटेरियल का, कि जब भी हम बात करेंगे स्मूदर फ्लो ऑफ पार्ट्स एंड मटेरियल की, तो दैट मींस वी स्टार्ट विद द वर्टिकल इंटीग्रेशन। बेटर क्वालिटी कंट्रोल, क्या चीज आएगी उसमें एग्जिस्ट करेगी, बेटर क्वालिटी कंट्रोल है। आप खुद क्वालिटी अपने हिसाब से जिस तरह की आपको चाहिए क्वालिटी आप उस तरह से उसे मैनेज कर सकते हैं, जिस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए आप उस तरह से उसे देख सकते हैं, और जिस तरह से उस क्वालिटी को मूव करना चाहिए आप उस तरह से उसे वेरी भी करा सकते हैं, ठीक है ना। एंड देन आप जो सप्लाई खुद बनाना शुरू की आप किसी और को बेच के भी कमा सकते हैं, यानी यू स्टार्ट रियलाइजिंग द प्रॉफिट्स। आप क्या करते हैं, यू स्टार्ट रियलाइजिंग द प्रॉफिट, क्या आप उसमें प्रॉफिट को रियलाइज कर रहे होते हैं, यानी प्रॉफिट को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो जब हम प्रॉफिट को रियलाइज कर रहे होते हैं या प्रॉफिट को एनालाइज कर रहे होते हैं तो दैट मीन्स कि आप उसे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन में कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। कंपनी में फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ सप्लायर हु कैन क्रिएट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये बहुत बड़ी बात होती है। जब आपने खुद सप्लाईज बनाना शुरू कर दी तो याद रखिएगा आप मार्केट से थोड़े से महंगे ही रहेंगे। क्यों, मार्केट वाले टूवर्ड्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल थोड़ा सा आगे जा चुके हैं, लेकिन आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल टच करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा या वक्त लगेगा टू अटेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल एडवांटेज बाय पूलिंग डिमांड फ्रॉम न्यूमरस कंपनीज, बाय पूलिंग डिमांड फ्रॉम न्यूमरस कंपनीज के, बाय पूलिंग क्या कर देंगे, डिमांड को पूल कर देंगे फ्रॉम न्यूमरस कंपनी के, डिफरेंट कंपनीज की डिमांड से हम उसे, न्यूमरस कंपनी की डिमांड से हम उसे क्या कर देंगे, पूल आउट कर देंगे या पूल कर लेंगे उसकी डिमांड्स को, यानी कि जितनी भी डिमांड है उनको हम पूल आउट कर लेंगे। द मेक और बाय डिसीजन एन एग्जाम्पल। अब ये हम मेक और बाय डिसीजन की एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, बहुत गौर से देखिएगा, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है दैट हाउ वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस ऑफ मेक और बाय, कि किस तरह हम देखते हैं कि मेक और बाय की हमारे पास एनालिसिस एग्जिस्ट करता है और किस तरह वो एनालिसिस सामने नजर आता है। एसेक्स कंपनी मैन्युफैक्चर्स पार्ट 4A दैट इज यूज्ड इन वन ऑफ द इट्स प्रोडक्ट, यानी वो मैन्युफैक्चर करता है एक पार्ट ए जो हमारे एक यूज करता है हमारे प्रोडक्ट में, एक वन ऑफ द पार्ट है। द यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ दिस पार्ट इज डायरेक्ट मटेरियल $9 का चाहिए, लेबर हमें $5 का चाहिए, वेरिएबल ओवरहेड $1 का चाहिए, डेप्रिसिएशन ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट $3 की चाहिए, सुपरवाइजर सैलरी 2 की चाहिए, और जनरल फैक्ट्री ओवरहेड कितने चाहिए, 10 के चाहिए। जनरल फैक्ट्री ओवरहेड कितने चाहिए, 10 के चाहिए। तो जब 10 के चाहिए तो दैट मीन्स $30 की हमारे पास ओवरऑल कॉस्ट आ रही है एक प्रोडक्ट की, दैट इज 4A। उसकी कॉस्ट हमारे पास कितनी आ रही है, दैट इज $30, यानी $30 की ये टोटल कॉस्ट हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है जिसपे हम लोगों ने बात कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज $30 इज द कॉस्ट। द मेक और बाय डिसीजन। अब मेक और बाय डिसीजन में क्या आ रहा है, द स्पेशल इक्विपमेंट यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पार्ट 4A हैज नो रीसेल वैल्यू, यानी जो इक्विपमेंट बनाता है किसको, पार्ट 4A को, उसकी कोई रीसेल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी कोई भी रीसेल वैल्यू है जो सामने नजर नहीं आती। द टोटल अमाउंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड, यानी टोटल अमाउंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड विच इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आर, यानी कि जितना भी ओवरहेड लगाने हैं और उसकी बेसिस क्या है, डायरेक्ट लेबर आर, वुड बी अनअफेक्टेड बाय द डिसीजन, के यानी वेरिएबल ओवरहेड्स जो हैं वो अफेक्टेड नहीं होंगे, यानी वेरिएबल ओवरहेड्स में कोई भी चेंज एग्जिस्ट नहीं करेगा, कि यानी उनमें कोई भी चेंज सामने नजर नहीं आएगा। द $30 यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट इज बेस्ड ऑन, अब वो कह रहे हैं $30 यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट इज बेस्ड ऑन 20,000 पार्ट्स प्रोड्यूस्ड ईच ईयर, यानी $30 यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट इज बेस्ड ऑन 20,000 पार्ट्स प्रोड्यूस्ड ईच ईयर, यानी कि ईच ईयर कितने प्रोडक्शन हमें करनी है, 20,000 पार्ट्स का करनी है, जिसमें से एक पार्ट पे कितना लग रहा है, $30 लग रहे हैं, ठीक है। एंड आउटसाइड सप्लायर हैज offered to provide 20,000 parts, उसने 20,000 parts प्रोवाइड की हैं at the cost of $25 per part। कितना कॉस्ट किया उसे, $25 पर पार्ट। अब ये इसकी प्राइस देखें, हमारी $30 पड़ रही है, उसकी $25 पड़ रही है, दैट मीन्स कि वो थोड़ा सा इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ मूव कर चुका है। क्या कर चुका है, वो थोड़ा सा इकोनॉमीज ऑफ स्केल को थोड़ा सा टच कर चुका है या इकोनॉमी ऑफ स्केल की तरफ जा चुका है। सो वो नीचे क्वेश्चन क्या, शुड वी एक्सेप्ट द सप्लायर ऑफर, हमें सप्लायर ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं सप्लायर की ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो यहां पे अगर हम बात करें तो इसकी कंपैरिजन आ रहा है, ये कॉस्ट पर यूनिट्स आ रहे हैं,
यह हमारे पास डिसीजन है, इधर वी शुड मेक और वी शुड बाय। अच्छा याद रखिएगा, जब आप क्वेश्चन परफॉर्म करें, जब आप क्वेश्चन सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करें इन योर बुक्स, तो याद रखिएगा वहां पे आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी कि यही फॉर्मेट आपने यूज करना है फॉर डूइंग द क्वेश्चन यूज करने के लिए आपको यही फॉर्मेट सामने रख के यूज करना है। तो डायरेक्ट मटेरियल आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहे हैं $30 आ रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल किस तरह है, 20,000 यूनिट्स हैं, $9 हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ गया, कॉस्ट फॉर 20,000 है ना, तो यहाँ पे 180,000 आ गया। डायरेक्ट लेबर 5 इंटू 100 का 20,000 100 आ गया, 120,000 आ गया, यहाँ पे 240,000। तो हमारे पास मेक की कितनी कॉस्ट पड़ी है, दैट इज 340,000। जबकि वहां पे $25 की क्या बन रही है हमारे पास, पूरे $25 की हमारे पास क्या पड़ी है, ऑलरेडी हमारे पास कॉस्ट पड़ रही है। एंड जब कॉस्ट पड़ रही है तो हमारे पास कितनी पड़ी है, दैट इज 25,000, 20,000, तो $5 लाख की कॉस्ट पड़ रही है। तो यहाँ पे हमें 5 लाख का पड़ रहा है, यहाँ कितने का पड़ रहा है हमें, दैट इज बिकॉज ऑफ 340,000। यहाँ कितने का पड़ रहा है हमें, दैट इज ऑफ 340,000। क्योंकि क्या हो क्या रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड बहुत बड़ी चीज होती है ना, फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट अनअफेक्टिव आ रही है, अनअफेक्टेड आ रही है, यानी कि हम लोग उसे कोई भी अफेक्टेड नहीं है, यानी वो कॉस्ट अफेक्टेड नहीं आ रही है। और उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट क्या है जी, दैट इज 3, वो कॉस्ट भी हमें जो है पूरी कंप्लीट नहीं हो रही। तो 340,000 है और 5 लाख है, तो जो डिफरेंस आ रहा है दैट मीन्स कि हमारे पास वही चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। अब देखें यहाँ पे क्या है, ये आ गया ना, तो इसका मतलब है इन दोनों में हमें कौन सा ज्यादा फायदे में, जारी बात है टू मेक इज मोर प्रॉफिटेबल। ये देखे ना, द स्पेशल इक्विपमेंट हैज नो रीसेल वैल्यू एंड इज संक कॉस्ट। सारी की सारी, कोई इसकी रीसेल वैल्यू नहीं है ना, तो जब रीसेल वैल्यू नहीं है तो सारी की सारी क्या कहलाएगी, संक कॉस्ट। क्या कहला जाएगी, ये संक कॉस्ट कहला जाएगी। तो जब ये संक कॉस्ट कहलाएगी तो दैट मीन्स कि आपको पास नो रीसेल वैल्यू है एंड एज अ जीरो संक कॉस्ट, कोई संक कॉस्ट उस पर एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो जब उसमें कोई भी संक कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो दैट मीन्स 340,000 एंड देयर एग्जिस्ट अ 5 लाख। तो 5 लाख एंड 340,000 देयर एग्जिस्ट, तो जो भी उसके बीच में आ रहा है डिफरेंस वो हम कहेंगे कि दैट इज अ बेनिफिट फॉर मेकिंग आवर ओन वन। अब देखें एक और भी खाली है, दैट मींस कि यहां पे क्या, जनरल फैक्ट्री ओवरहेड। हमने यही कहा था ना, नॉट अवेलेबल इररेलेवेंट, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ड्रॉप्ड इट विल बी रीएलोकेटेड टू अदर प्रोडक्ट। ये बिल्कुल ये क्या है, इररेलेवेंट है कि अगर ये ड्रॉप भी हो जाए यानी अगर खत्म भी, तो वही ओवरहेड्स जो है वो किसी और जगह अप्लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वही ओवरहेड्स उठ के कहीं और अप्लाई हो जाएंगे या किसी और जगह पे अप्लाई हो जाएंगे। यानी वी कैन इजीली अप्लाई देम, हम उन्हें इजीली अप्लाई कर सकते हैं और इजी अप्लाई करके हम सामने उन्हें ला सकते हैं। यानी दीज आर द नॉन अवॉइडेबल कॉस्ट। ये क्या है हमारे पास, नॉन अवॉइडेबल कॉस्ट है, यानी जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन इनका फायदा ये है कि आप इन्हें किसी और जगह पे भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम उन्हें किसी और जगह पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मेक और बाय, सो शुड वी मेक और बाय पार्ट 4A। हमें क्या करना चाहिए, क्या उस पार्ट को खुद बनाएं या कहीं और से बनवाएं। तो ऑब्वियसली द डिसीजन यू नो कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, ओवरऑल कि खुद बनाना चाहिए, बिकॉज हमारे पास जो कॉस्ट है वो कितनी पड़ी है 340, यहाँ कितनी है 5 लाख। तो डिफरेंस कितना है इनके बीच में, ऑलमोस्ट 160,000 है। कितना डिफरेंस आ रहा है इसके बीच में, 160,000 का डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। कितना एग्जिस्ट कर रहा है इसके बीच में, 160,000 का हमारे पास डिफरेंस जो है वो नॉर्मली इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब इतना डिफरेंस हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वी शुड मेक रादर देन टू बाय, क्योंकि बाय में हमें कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है। हाँ, उसकी प्रोडक्ट आपको सस्ती लगेगी, क्यों सस्ती लगेगी, बिकॉज दे हैव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उनके पास क्या आ रही है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट कर रहा है। वी डोंट हैव, बट वी आर रिड्यूसिंग मच ऑफ द कॉस्ट, जिसमें से एक डेप्रिसिएशन भी है और उसमें से एक जनरल फैक्ट्री ओवरहेड भी है। क्या है उसके अंदर, जनरल फैक्ट्री ओवरहेड भी है और डिप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आगे चलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेनिफिट दैट इज फॉरगॉन। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इज द बेनिफिट that is foregone as a result of pursuing some course of action। ये वो benefit है that is foregone as a result of pursuing some course of action, कि कोई से some course of action से pursue कर रहे हैं। opportunity cost are not actual dollar, opportunity cost याद रखिएगा actual dollars नहीं होते outlay, and are not recorded in formal account, और ना ही वो formal accounts में record होता है, यानी formal accounts का part भी नहीं होता in any organization। the opportunity cost is the benefit that is foregone as a result of pursuing, यानी foregone क्या है, as a result of pursuing some course of action। क्या कर रहे हैं हम, foregone as a result of pursuing some course of action, किसी course of action को हम pursue कर रहे हैं। opportunity cost are not actual dollar, ये डॉलर अमाउंट में नजर नहीं आएगी।
और डॉलर अमाउंट में आउटले नहीं होगा, एंड नॉट रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड भी नहीं की जाती, बट इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट जो पोटेंशियली आपको बताता है कि व्हाट यू हैव लॉस्ट, यानी नॉट रिकॉर्डेड इन फॉर्मल अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन इट्स अ कॉन्सेप्ट जो आपको ये बताता है व्हाट यू हैव लॉस्ट बाय फॉरगोइंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो आप क्या कोशिश करते हो कि कहीं और आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको एटलीस्ट उतना रिटर्न मिल जाए जितना आपको यहां से मिलना चाहिए था, यानी जितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना आपको रिटर्न यहां से मिलना चाहिए था। सो दैट मीन्स दैट यू हैव टू सी कि कितना हमें रिटर्न मिलना चाहिए था। So that means how would this concept potentially relate to SX कंपनी? एक SX कंपनी से ये किस तरह रिलेट करता है कॉन्सेप्ट, या किस तरह से ये कॉन्सेप्ट उससे रिलेट कर जाता है? की टर्म्स, अब की टर्म्स की तरफ आ रहे हैं। द स्पेशल ऑर्डर इज वन टाइम ऑर्डर। अब क्या है स्पेशल ऑर्डर? क्या है? वन टाइम ऑर्डर है that is considered part of company's normal ongoing business। ये अभी ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, रिवीजन है। A special order is one time order that is not considered part of company, जो कंपनी का पार्ट नहीं होना, एंड और द कंपनीज नॉर्मल ऑनगोइंग बिजनेस, और जो कंपनी के नॉर्मल ऑनगोइंग बिजनेस में रिलेट नहीं करना। When analyzing a special order, क्या करना है हमने? एनालाइज करना है स्पेशल ऑर्डर। ओनली द इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स आर रेलेवेंट। क्या है? ओनली इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट आर रेलेवेंट, कि सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स जो है वो रेलेवेंट हैं। व्हेन एनालाइजिंग द स्पेशल ऑर्डर ओनली एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स आर रेलेवेंट, कि सिर्फ इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स जो होंगे वो क्या होंगे? रेलेवेंट होंगे। यानी कि जब भी स्पेशल ऑर्डर में लेके आना है तो स्पेशल ऑर्डर में सारे नहीं, सिर्फ इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स जो हैं वो रेलेवेंट होंगे, यानी दिस पोर्शन इज देयर। यानी इसके अंदर, इसकी वैल्यूएशन में हमें सिर्फ ये चीजें रिक्वायर्ड हैं जो रेलेवेंट होना जरूरी हैं। देखें, स्पेशल ऑर्डर का मतलब यही होता है कि आपको स्पेशल ऑर्डर दे रहे हैं जो वन टाइम है, जस्ट नॉट अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग बिजनेस। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि आपका मेन कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, आपने सॉफ्टवेयर चेंज करना है, कुछ करना है, दीज आर रिलेटेड टू बिजनेस बट नॉट द ऑनगोइंग बिजनेस, बिकॉज ये आपका ओवरऑल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज है। ये किस चीज से रिलेटेड है? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट से ही रिलेटेड है, वेयर दे आर रेलेवेंट। क्या है? वहां पे रेलेवेंसी एग्जिस्ट करती है। वहां पे जब भी रेलेवेंसी एग्जिस्ट करेगी तो देयर एग्जिस्ट आर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स दैट आर रेलेवेंट, जो वहां पे ऑलरेडी रेलेवेंट होंगे। स्पेशल ऑर्डर्स आ गए। जेट इनकॉर्पोरेशन मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट whose normal selling price is $20 per unit. A foreign distributor offered to purchase 3,000 units of $10 per unit. अब उसने क्या किया? फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया? उसने कहा ऑफर टू परचेज 3,000 यूनिट्स फॉर $10 पर यूनिट। किस हिसाब से लेना चाह रहा है वो? $10 पर यूनिट। दिस इज वन टाइम ऑर्डर दैट वुड नॉट अफेक्ट द कंपनीज रेगुलर बिजनेस। ये क्या है? वन टाइम ऑर्डर है जो कंपनी के रेगुलर बिजनेस में अफेक्ट नहीं कर रहा, यानी कि कंपनी के रेगुलर बिजनेसेस आर स्टिल अनअफेक्टेड, यानी कि कंपनी के रेगुलर बिजनेसेस में इनका अफेक्ट नहीं नजर आएगा। तो जब कंपनी के रेगुलर बिजनेस में इनका अफेक्ट नहीं नजर आएगा तो दैट मींस कि वहां पे आप जब भी बात करेंगे तो यहां पे रेगुलर बिजनेसेस आर डिफरेंट, यानी डिफरेंट हो जाएंगे, बिजनेसेस आर ऑल टुगेदर सेपरेट, यानी सेपरेटली वो बिजनेसेस नजर आएंगे कि किस किस लेवल तक जाना है। ठीक है ना? एनुअल कैपेसिटी is 10,000 units, but Jet Incorporation is currently producing, selling only 5,000 यूनिट, यानी कितनी उसकी प्रोडक्शन चल रही है? सिर्फ 5,000 यूनिट्स चल रही है, जिसके अंदर वो काम करना चाह रहा है, जिसके अंदर वो काम कर रहा है, यानी दैट इज एक्चुअली ऑफ 5,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी 5,000 यूनिट्स हैं। एक्चुअल कैपेसिटी उसके पास कितनी है? दैट इज ऑफ 10,000, यानी कितनी कैपेसिटी उसके पास? 10,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है। तो शुड जेट एक्सेप्ट द ऑर्डर और नॉट, यानी कि क्या जेट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ऑर्डर या नहीं करना चाहिए? सो वी स्टार्ट विद कंपैरिजन। अब यहां पे देखिए, मैं बहुत सारी एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूं जस्ट फॉर यू पीपल, ताकि आपको पता लग जाए कि इन एग्जांपल्स को हम किस तरह इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, या इन एग्जांपल्स को जब आप सॉल्यूशंस निकालना शुरू करेंगे तो आपको सॉल्यूशंस के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? जेट इनकॉर्पोरेशन कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट। क्या आ रहा है जी? कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट। रेवेन्यू 1 लाख का, यानी $5,000 है $20 के हिसाब से, तो हमने कहा जी 1 लाख के आएंगे। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? $20,000, 5,000, 10,000, 5,000। द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 40,000। कंट्रीब्यूशन मार्जिन
60,000। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने पड़ रहे हैं? 20,000, 20,000, 28,000, यहाँ पे आ गया 48,000। तो दैट मीन्स हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी आ रही है? दैट इज 12,000। इफ आई एम गोइंग टू गो बैक, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास किस तरह $20 के हिसाब से था ना सेलिंग कर रहा है, तो इसका मतलब है हमारे पास कितने वो यूनिट 3,000 परचेज कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं $10 के हिसाब से लूंगा। तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे कि वो अपनी कैपेसिटी में अर्न कितना कर रहा है, तो उसके पास नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी आ रही है? 12,000 विद द नॉर्मल प्रोडक्शन। नॉर्मल प्रोडक्शन कितनी है उसकी? दैट इज 5,000। कितनी है उसकी प्रोडक्शन? दैट इज 5,000। तो जो 5,000 की प्रोडक्शन है दैट इज क्लियरली ओवर द देयर, यानी कि $20 इंटू 5,000, तो हम कहेंगे 12,000 जो है उसकी ऑपरेटिंग इनकम आ रही है। अब यहां देखें ये किस तरह आ रहा है? $8 क्या थी? वेरिएबल कॉस्ट है। $8 इज द वेरिएबल कॉस्ट। तो 5,000 इंटू क्या किया हमने उसे? 5,000 इंटू 8, तो हमारे पास 40,000 आंसर आया। तो हमने कहा जी ये सारी की सारी क्या आ गई हमारे पास? वेरिएबल कॉस्ट आ गई। क्यों? 40,000 को हमने क्या किया? ओवरऑल डिवाइड भी किया, तो हमने कहा जी 5,000 डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया $8 वेरिएबल कॉस्ट। क्या आ गई हमारे पास? $8 वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। स्पेशल ऑर्डर्स आ गए। इफ जेट एक्सेप्ट द ऑफर नेट ऑपरेटिंग इनकम विल इंक्रीज बाय 6,000, यानी कि अगर उसने जेट और ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली तो ऑपरेटिंग इनकम कितनी इंक्रीज कर जाएगी? 6,000 से। कैसे? 3,000 इंटू $10 30,000 आ गया, और $8 वेरिएबल कॉस्ट ही 24,000 यहां आ गया। तो ओवरऑल हमारे पास कितनी इंक्रीज आ रही है कॉस्ट में? दैट इज 6,000। कितना इंक्रीज आ रहा है? दैट इज 6,000 का इंक्रीज हमारे पास एक्सपेक्टेड है जो एग्जिस्ट कर रहा है। दिस आंसर assumes that fixed costs are unaffected by the order and that variable marketing cost must be incurred in a special order. Now that's something different. This answer assumes that, ये आंसर क्या करता है? assume करता है that fixed costs are unaffected. fixed cost क्या आ रहा है? unaffected by the order, यानी वो ये assume कर रहे हैं कि जो fixed cost है वो unaffected आ रहा है by the orders, कि जो भी order हो रहा है उसके हिसाब से fixed cost जो है वो unaffected आ रहा है। And that variable marketing cost must be incurred on special order, यानी कि वो जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट है, must be incurred on the special order, यानी कि जो स्पेशल ऑर्डर है उस पे भी मार्केटिंग कॉस्ट एग्जिस्ट करेगी। जब उस पे भी मार्केटिंग कॉस्ट एग्जिस्ट करेगी तो दैट मींस फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन द सेम, वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी या वो ज्यादा हो जाएगी। Now, quick check. We have a quick check over there. Northern Optical ordinarily sells an X lens of $50. क्या चीज सेल कर रहा है वो? X lens कर रहा है $50 की। The variable production cost is $10. Variable production cost उसकी कितनी है? That is $10. The fixed production cost is $18. यानी कि variable और fixed, तो total cost कितनी हो रही है? That is 18 plus 10, that is 28. ठीक है। एंड द वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इज $1, जो सेलिंग कॉस्ट भी आ गई $1। अ कस्टमर हैज रिक्वेस्टेड अ स्पेशल ऑर्डर, क्या किया उसने? स्पेशल ऑर्डर दिया है ऑफ 10,000 यूनिट्स ऑफ एक्स लेंस टू बी इम्प्रिंटेड विद द कस्टमर्स लोगो के साथ। दिस स्पेशल ऑफर वुड नॉट इन्वॉल्व एनी सेलिंग कॉस्ट, कोई भी सेलिंग कॉस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। But Northern Optical would have to purchase an imprinting machine of 50,000, यानी उसे imprinting machine उसे परचेज करनी पड़ेगी। That is for how much? That is of $50,000। कितने की परचेज करनी पड़ेगी? 50,000 की परचेज करनी पड़ेगी। What is the rock? अब वो कंटिन्यूड था, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज पे जा रही, बिकॉज द एग्जाम्पल इज अ बिगर वन। What is the rock bottom minimum price below which Northern should नॉट गो ऑन इट्स नेगोशिएशन? कौन सी बिल्कुल आखिर की प्राइस कौन सी होगी जिससे नीचे नॉर्दर्न ऑप्टिकल्स को नहीं जाना चाहिए? इन अदर वर्ड्स, बिलो व्हाट प्राइस वुड नॉर्दर्न एक्चुअली बी लूजिंग मनी ऑन द सेल, कि सेल्स पे मनी लूज कर देंगे। देयर इज एन एम्पल आइडल कैपेसिटी टू फिल द आइडिया ऑर्डर एंड इम्प्रिंटिंग मशीन हैज नो फर्दर यूज फॉर दिस आफ्टर दिस ऑर्डर, यानी इस ऑर्डर को फिल करने के बाद इम्प्रिंटिंग मशीन का और कोई यूज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी और किसी तरह भी वो एग्जिस्ट नहीं कर रही या वो यूज नहीं हो पा रही। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब देखते हैं इसमें हमने, तो कह रहे कि बताएं ये क्या होना चाहिए। देयर इज सिंपल आइडल, इन अदर वर्ड्स बिलो व्हाट प्राइस, प्राइस निकालनी है ना, तो प्राइस निकालेंगे किस प्राइस से वो नीचे नहीं जा सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 100,000 प्लस एडिशनल फिक्स कॉस्ट, तो हमारे पास टोटल कितनी आ गई? दैट इज ऑफ 150,000। अब मैं इफ आई एम गोइंग टू द बैक स्लाइड, अब यहाँ पे कितना आ रहा है?
$10 क्या थी हमारे पास ओवरऑल वेरिएबल कॉस्ट थी, तो उसने कितने यूनिट्स मांगे हुए, दैट इज 10,000। तो 100,000 वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट 50,000, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट 150,000। नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000 चाहिए तो $15 और एवरेज पर पड़ेंगे, क्या पड़ेंगे, $15 पर लेंस पे हमारे साथ हमारे पड़ेंगे, यानी कि जो हमारे सामने नजर आएंगे या जो हमारे सामने होने हैं, दैट इज बीइंग यूज्ड, यानी ये हमारे सामने नजर आने हैं। की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, आगे चलते हैं, यानी इतने हमारे पास यूज होंगे। अब आगे चलते हैं की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। व्हेन अ लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ सम टाइप restricts company's ability to satisfy demand, the company is said to be have a constraint, यानी कोई एक स्पेसिफिक रिसोर्स है जो चाहिए टू सेटिस्फाई द डिमांड, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टिव रिसोर्स है, तो वहां कहते हैं कंपनी जो है वो एक कंस्ट्रेंट के साथ अटैच्ड है। क्या हुआ है, उस कंपनी जो है दैट इज बीइंग कंस्ट्रेंट, यानी कंपनी के साथ कंस्ट्रेंट्स अटैच्ड हैं, कंपनी के पास कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी कंपनी हैज अ कंस्ट्रेंट। द मशीन और प्रोसेस दैट लिमिटेड द ओवरऑल आउटपुट, the machine or process that is limiting overall output is called bottleneck, it is the constraint, यानी मशीन और आउटपुट जो होगी जो ओवरऑल लिमिट करे आपकी प्रोडक्शन को, आउटपुट को, उसे कहते हैं bottleneck। क्या कहते हैं उसे हम, bottleneck, and it is the constraint, और उसे हम क्या कहते हैं, that is known as constraint, यानी वो constraint की तरह कहलाता है। Now the utilization of constraint resources, constraint resources की हमने utilization कैसे और किस तरह से करनी है, let's see। When a constraint exists, the company should select the product mix that maximize the total contribution margin। जब भी आपके पास कोई रिसोर्स लिमिटेड है या कंस्ट्रेंट लिमिटेड है, तो आपको उन प्रोडक्ट मिक्स की तरफ जाना चाहिए जो आपकी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन को मैक्सिमाइज करें। क्या करें, वो आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन को मैक्सिमाइज करें। अर्न सिंस फिक्स्ड कॉस्ट यूजुअली रिमेन अनचेंज, यानी अर्न सिंस फिक्स्ड कॉस्ट यूजुअली रिमेन्स अनचेंज, कि फिक्स्ड कॉस्ट जो यूजुअली क्या हो, रिमेन्स अनचेंज हो। अ कंपनी शुड नॉट नेसेसरली प्रमोट दोस प्रोडक्ट, कंपनीज को वो प्रोडक्ट्स नेसेसरली प्रमोट नहीं करनी चाहिए दैट हैव हाईएस्ट यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी जिन प्रोडक्ट्स पे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, दे शुड नॉट प्रमोट दैट प्रोडक्ट्स बिकॉज दैट लीड्स टू द लीस्ट ऑपरेटिंग इनकम, यानी ऑपरेटिंग इनकम बहुत कम आती है उसमें। रादर इट शुड प्रमोट दोज प्रोडक्ट्स दैट अर्न हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, रादर ये उन चीजों को प्रमोट करे, दोज प्रोडक्ट दैट अर्न हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी उनको प्रमोट करे जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन की तरफ जा रहे हैं। इन रिलेशन टू कंस्ट्रेनिंग रिसोर्सेज, इन रिलेशन टू constraining resources, rather it should promote those products that earn the highest contribution margin, कि जो earn करें highest contribution margin in relation to constraining resources, कि in relation to constraining resources they exist highest contribution margin। utilization of constrained resources example है, Ensign company produces two products and selected data are shown below, यानी दो प्रोडक्ट सेलेक्ट हुए और वो कह रहे हैं कि इसको देखेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट में से इनको सिलेक्ट करें, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट है, या तो हम प्रोडक्ट 1 चलाएंगे या हम प्रोडक्ट 2 चलाएंगे, वी वुडंट गो फॉर द अनदर वन, यानी अगले के लिए हम नहीं जा सकते। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है, $60, यहां पे कितनी है, $50। लेस वेरिएबल एक्सपेंसेस, यहां से 36 माइनस की, यहां से हमने 35 माइनस की। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितनी है, दैट इज 24, यहां पे कितनी है, दैट इज 15। अब यहां पे क्या किया हमने, सेल्स माइनस लेस वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, तो यहां पे आ गया हमारे पास आंसर। तो विच हैज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ऑब्वियसली प्रोडक्ट 1 हैज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी प्रोडक्ट 1 के पास हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन एट द हायर साइड है। करंट डिमांड पर वीक कितनी है, 2000 है, यहाँ कितनी है, 2200 है। करंट डिमांड पर वीक कितनी है, 2000 है, और यहाँ कितनी है हमारे पास, 2200 है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कितना हुआ, यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो निकाली, तो वो हमारे पास आ रहा है 24, यहाँ पे 40% आ रहा है, और यहाँ पे कितनी आ रही है, 30% एग्जिस्ट कर रहा है। एंड देन यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसिंग टाइम क्या है, 1 मिनट है, और यहाँ कितना है, 0.5 मिनट्स है। दैट मीन्स वी शुड गो विद द प्रोडक्ट 1 बिकॉज यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन लोअर आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हायर, सॉरी कंट्रीब्यूशन मार्जिन हायर आ रहा है रादर देन लोअर, यानी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन की लोअर साइड पे ही एग्जिस्टेंस हो रही है। Now utilization of constraint resource, machine A is constraint resource, machine A1 क्या है, वो constraint resource है and is being used 100% of its capacity. There is excess capacity on all other machine. Machine A1 has a capacity of 2400 minutes per week
शुड एनसाइन फोकस ऑन एफर्ट्स ऑन द प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2, यानी कि क्या एनसाइन को प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 में ही रहना चाहिए, यानी कि उन्हीं के बीच की चीजें आइडेंटिफाई करनी चाहिए, या देयर मस्ट बी सम अदर थिंग दैट इन्वॉल्व, यानी कोई और चीज को भी साथ देखना चाहिए, ठीक है ना। देयर इज एन एक्सेस कैपेसिटी ऑन ऑल अदर मशीन, मशीन ए हैज अ कैपेसिटी ऑफ 2400 मिनट्स पर वीक, कितना कैपेसिटी उसकी 2400 मिनट्स पर वीक। क्विक चेक, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट कैन बी प्रोसेस, यानी कितने यूनिट्स जो हैं वो ईच यूनिट कैन बी प्रोसेस थ्रू मशीन A1 इन 1 मिनट, यानी कितने यूनिट्स प्रोसेस हो सकते हैं मशीन A1 से। तो हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट 1 से 8 है, यानी कौन सा वाला इसमें से होगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे या तो ये है 1 यूनिट 0.5 मिनट्स, यानी कि 1 यूनिट इसका है, और यहाँ पे 0.5 यूनिट, यानी कि 1 मिनट में कितने प्रोड्यूस होंगे। तो 1 मिनट्स में, तो यहाँ पे 1 मिनट में क्या आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे आपको इजीली पता लग रहा होगा कि कौन कौन सी यहाँ पे बन रही है। तो दैट इज योर 1 यूनिट एंड 2 यूनिट, ये वाली डेवलप हो रही है। कौन सी डेवलप हो रही है, दैट इज ये वाली। तो यानी आई वॉज जस्ट चेकिंग दैट वी आर विद अस, यानी कि मीन्स वी आर सेइंग दैट कि देखें अब यहाँ पे क्या है कि ये वाली ऑप्शंस जो थी दैट आर अवेलेबल, यानी कि 1 यूनिट एंड 2 यूनिट्स आर देयर, यानी अब आपको नजर आएगा। अब यहाँ पे देखें, जब हम लेक्चर्स ले रहे होते हैं यहाँ पे आपके कंफ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं, कंफ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दैट्स व्हाई आई हैव पुट इट दैट वन, कि यहाँ पे आपको पता लगे कि हाँ जी अगर आपको चेंज करना पड़े तो यहाँ पे क्या होगा, यानी दैट वाज आई वाज जस्ट चेकिंग टू मेक श्योर दैट यू आर विद अस। अगर मैंने यहाँ पे ये क्विक चेक होता किस लिए, कि जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोग साथ हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बैक स्लाइड पे जाऊं तो देखें क्या आंसर था, दैट इज द केस। अब यहाँ पे क्या है, 1 यूनिट 0.5, 1 यूनिट प्रोडक्ट 1, 2 यूनिट्स ऑफ एंड 2 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 2, 2 यूनिट्स एंड 1 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स एंड 0.5 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 यूनिट एंड 2 यूनिट्स, ये हमारे पास एग्जैक्ट बैठ रहे हैं फॉर 1 मिनट में। क्यों, इसका टाइम कितना था 1 मिनट, इसका कितना था 0.5, तो 1 मिनट में 1 ही बनेगा, यहाँ 0.5 मिनट्स में 2 यूनिट्स बन जाएंगे। 0.5 यूनिट्स में क्या बन जाएंगे, 2 यूनिट्स हमारे पास डेवलप हो जाएंगे। देखें क्विक चेक इसलिए होता है कि जस्ट यू गेट एन आंसर, ताकि आपको एक थोड़ा सा पता लग जाए कि किस तरह आइडेंटिफाई होता है। इसीलिए डाला था ताकि ये ना हो कि आप जस्ट ऑन दिस लेक्चर के आपके बीच में आके आप एकदम से कट ऑफ पॉइंट पे आ जाएं। तो नो, देयर इज नो कट ऑफ, यू शुड बी विद अस। Now quick check again, what generate more profit for a company using 1 minute of machine of process or using 1 minute, यानी कहते हैं what generate more profit for a company using 1 minute of machine A1 to process product 1 or using 1 minute of machine A to process product 2। तो यानी कौन सी वाली ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी, which has the more production। तो जब प्रोडक्शन की बात करी तो डेफिनेटली बी यानी प्रोडक्ट 2, बिकॉज वहां पे ज्यादा हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। विद 1 minute of machine A1 we could make 1 unit, but with the contribution margin 24 और 2 यूनिट प्रोडक्शन ईच विद द कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 15, यानी कि क्या होगा, 1 यूनिट वहां पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना लेके आ रहा है $24, लेकिन यहाँ पे 1 यूनिट कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेके आ रहा है 15। तो इसका मतलब है अगर 1 मिनट के बाद आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा, दैट इज 30, एंड 30 इज ग्रेटर देन 24। क्या है, 30 इज ग्रेटर देन 24 की, यानी कि 30 आपको ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू 24 के। जो भी हमारे पास 24 है वो सेपरेट है, 30 इज ग्रेटर। दैट्स व्हाई वी हैव सिलेक्टेड द प्रोडक्ट 2। हमने क्या सिलेक्ट किया है, प्रोडक्ट 2 सिलेक्ट किया है, जो हमें एक्चुअल बताएगा कि हमारे पास कितनी चीजें एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमने देखा तो हमारे पास 30 इज द राइट आंसर। दैट मींस वी शुड गो विद द प्रोडक्ट 2, बिकॉज वहां पे 2 कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएंगे, 15 प्लस 15 30 हो गए ना, और यहां पे सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है, दैट इज 24। सो दैट मींस वी शुड गो विद द प्रोडक्ट 2। यूटिलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज, कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज को हमने कैसे और किस तरह से यूटिलाइज करना है। द की इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ द कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज, यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन ही को देखते हुए आपने कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज का बेनिफिट या का फायदा बताना है कि कितना हमारे पास कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज का फायदा एग्जिस्ट कर रहा है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट यहां पे अगर हम देखते हैं, दैट मीन्स प्रोडक्ट 1 एंड 2, यहां पे कितना है $24, $15। टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, तो उसने कहा है 1 मिनट एंड 0.5 मिनट्स। तो यहां पे कितना आया कंट्रीब्यूशन मार्जिन 24, यहां कितना आया 30 आया। ये पिछली एग्जांपल ही चल रही है जिधर पे हमने आइडेंटिफाई किया था कि 0.5 2 यूनिट्स बने तो 2 कंट्रीब्यूशन मार्जिन, दैट मीन्स 30
कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। प्रोडक्ट 2 शुड बी एम्फोसाइज्ड, क्यों एम्फोसाइज? बिकॉज प्रोवाइड मोर वैल्यूज यूजिंग द कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज ऑफ मशीन A1, कि यानी कि वो ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू अ मशीन A1, यील्डिंग अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ $30 पर मिनट। क्या कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रहा है? $30 पर मिनट, एज अपोज टू $24 टू प्रोडक्ट 1, एज अपोज टू $24 फॉर प्रोडक्ट 1, कि $24 फॉर प्रोडक्ट 1 की उसके अपोज $30 आर मच बेटर वे, यानी $30 आर मच बेटर एंड $30 आर कैन बी इजीली बी मैनिपुलेटेड, यानी $30 पर मिनट है और $24 ऑफ प्रोडक्ट 1 दैट एग्जिस्ट, यानी इतनी हमारे पास चीजें एग्जिस्ट करती हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज की हमने कैसे और किस तरह से यूटिलाइजेशन करनी है। द की इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। अब यहां पे क्या है, अब वही चीज आ रही है, मार्जिन पर यूनिट आया है, लेकिन यहां पे क्या है, 24 यूनिट्स हैं, अगेन 24 और 30 है। बट इफ देयर आर नो अदर कंसिडरेशन, द बेस्ट प्लान वुड टू प्रोड्यूस टू मीट द करंट डिमांड फॉर प्रोडक्ट 2 एंड देन यूज द रिमेनिंग कैपेसिटी टू मेक प्रोडक्ट 1। अगर कोई अदर कंसिडरेशन नहीं है, प्लान क्या होना चाहिए कि पहले आप डिमांड प्रोडक्ट 2 से पूरी कर लें एंड देन रिमेनिंग कैपेसिटी पे क्या बनाएं, आप प्रोडक्ट 1 बनाएं। मींस यू हैव टू कंबाइन इट और यू हैव टू कंबाइन इन बोथ मैनर, यानी दोनों प्रोडक्ट को कंबाइन करके आप साथ साथ लेके आगे चलें, यानी दोनों को आमने सामने रख के साथ साथ रख के आगे चलें। तो जब आप साथ साथ रख के आगे चलेंगे दैट मींस यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट 1, यानी प्रोडक्ट 1 को आपने आइडेंटिफाई करना है एंड देन यूज द रिमेनिंग कैपेसिटी टू मेक प्रोडक्ट 1, की जितनी भी कैपेसिटी है वो रिमेनिंग करती है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट 1, की जो भी प्रोडक्ट 1 है उसके हिसाब से रिमेनिंग कैपेसिटी जो भी आएगी वो हमारे सामने नजर आ जाएगी। यूटिलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज, लेट्स सी हाउ दिस प्लान वुड वर्क। किस तरह से ये प्लान वर्क करता है। अलॉटिंग आवर कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज मशीन है, वीकली डिमांड फॉर प्रोडक्ट 2 कितनी है जी, 2200 है। प्रोडक्ट 2 की 0.5 यूनिट्स हैं, तो इसका मतलब टोटल टाइम टेकन बाय, तो कितना 1100 मिनट्स मिल लगेंगे ना, कितने लगे हमारे पास, 1100 मिनट लग गए। अगेन हमारे पास टोटल टाइम अवेलेबल 2400 मिनट्स हैं, जिसमें से 1100 लग गए, पीछे कितना बचा, दैट इज 1300। मेक अ प्रोडक्ट 2 जब मेंटेन करेंगे तो 1 पर यूनिट, तो 1300 वो यूनिट्स बन गए, तो 2200 आपने एडिशनली उसने पूरे कर लिए आपने प्रोडक्ट यूनिट के, और 1300 यूनिट्स जो है आपने प्रोडक्ट 1 के भी बना लिए, यानी आपने प्रोडक्ट 2 भी अपने अकोमोडेट कर लिया और प्रोडक्ट 1 भी साथ साथ ही आपने अकोमोडेट कर लिया। और व्हेन यू आर अकोमोडेटिंग तो दैट मींस यहां पे इजीली आपके पास 1300 यूनिट्स एग्जिस्ट कर लेते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज की कैसे यूटिलाइजेशन होती है। अकॉर्डिंग टू प्लान we will produce 2200 units of product 2 and 1300 units of product 1. Our contribution margin looks like this one. प्रोडक्ट 1 1324, तो यहाँ हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन इतना आया। यहाँ 2215 के हिसाब से तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आया, दैट इज 33,000। कितना आया, 33,000। तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैंने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया, तो वो कितना बना मेरे पास, 64,200। यानी मीन्स टू से व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ईच एंड एवरी केस वी हैव टू मैक्सिमाइज और वी हैव अ मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कि हमने अपना कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या करना है, मैक्सिमम करना है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में चेंजेस नहीं आनी चाहिए, यानी दैट मींस दे शुड एग्जिस्ट अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन वहां पे एग्जिस्ट होने चाहिए। Now there exists a quick check. Colonial heritage make reproduction colonial furniture from selected hardwood, यानी वो क्या कर रहा है, reproduction of colonial furniture from select hardwood. Chairs and tables selling price per unit कितना है, यहाँ पे 80 और यहाँ कितना है 400 है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट $30 है, यहाँ पे कितना है $200 है। बोर्ड फीट पर यूनिट कितना है 2 और यहाँ कितनी है 10। और मंथली डिमांड कितनी है 600 और यहाँ कितनी है 100। वहां पे कितनी है मंथली डिमांड 600 है और यहाँ कितनी डिमांड है, दैट इज 100। द कंपनी सप्लायर ऑफ हार्डवुड will only be able to supply 2000 board feet this month, यानी कितने वो बोर्ड फीट दे सकता है, that is 2000 board feet. Is this enough hardwood to satisfy hardwood demand, यानी कि इतने हार्डवुड कम पूरे होंगे, यानी कि चेयर्स एंड टेबल्स बनाने हैं ना आपने। बोर्ड फीट पर यूनिट कितने चाहिए 2 और 10, यानी कि हमने क्या करना है, रिप्रोडक्शन ऑफ फर्नीचर फ्रॉम सेलेक्ट हार्डवुड, तो हमने यहाँ पे फर्नीचर की ये करनी है रिप्रोडक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे, दैट इज 2000 बोर्ड फीट। हम वो कह रहे हैं कि
सप्लाई हो सकता है। इज इट एनफ? तो ऑब्वियसली क्या कहेंगे, यस इट इज एनफ। क्यों एनफ होंगे? बिकॉज 200 और 600 है ना चेयर्स, यानी कि 2 फीट्स इसमें चाहिए होंगे, 200 इसके हो गए, और 10 फीट्स इसके चाहिए और 100 इसमें आ गए, यानी 100 मंथली डिमांड ऑफ फीट है, यानी इतनी हमारे पास डिमांड है टेबल्स की, और एक टेबल में इतने फीट लगते हैं। सेम इज द केस, ये डिमांड है और इतने फीट लगते हैं, तो हमने कहा जी हमारे पास कितने फीट चाहिए, हमारे पास दैट इज दिस मच, और हमारे कितने मिले 2000, तो दैट मींस नो द सफिशिएंसी इज नॉट देयर, यानी ये सफिशिएंट नहीं है। 200 हार्डवुड हमें एडिशनल चाहिए टू मेक टेबल्स एंड चेयर, कि 200 हमें एडिशनल चाहिए हमें हार्डवुड्स, जिससे हम लोग टेबल और चेयर बना सकें, यानी जिससे हम टेबल और चेयर को इजीली आइडेंटिफाई करके परफॉर्म कर सकें। देन अगेन the company's supplier of hardwood will only be able to supply 2000 unit board feet. What would plan to maximize profit? Profit कैसे maximize होगे? 500 chairs and 100 tables कर लें, then 600 chairs and 80 tables कर लें, 500 chairs and 80 tables कर लें, और 600 chairs या 100 tables कर लें। तो whenever we see them, that definitely ये आएगा। अब यहाँ क्या है, चेयर एंड टेबल का हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है। सेलिंग प्राइस कितनी, 80, 400, वेरिएबल माइनस की, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन किसका ज्यादा आ रहा है, ऑब्वियसली टेबल्स का ज्यादा आ रहा है। जब टेबल्स का ज्यादा आ रहा है, बोर्ड फीट कितना है, 10 और 20 यहाँ आ गया, तो 20 कहाँ यहाँ आ गया, यहाँ पे भी 20 आ गया। प्रोडक्शन चेयर 600, बोर्ड फीट रिक्वायर्ड कितना है यहाँ पे 1200, 800 रिमेनिंग है, 10 बोर्ड फीट है और 80 यहाँ पे रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 600 चेयर्स एंड 80 टेबल्स, 600 चेयर्स एंड 80 टेबल्स चाहिए। तो उसी के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया कि विच वन इज बेटर, वी शुड गो विद द 200। यहाँ पे किसके साथ जाना पड़ेगा हमें, 200। तो यहाँ पे अब 200 तो आ रहा है हमारे पास, लेकिन हमने बोर्ड फीट कितने 10 चाहिए, तो फिर 20 पर बोर्ड फीट है और 25 यहाँ पे हमारे पास इसकी, तो विच हैज अ मोर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, तो ऑब्वियसली टेबल्स हैव द chairs have the more contribution margin। कितना आ रहा है, टेबल हैज द मोर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो ऑब्वियसली हमारे पास कितना होना चाहिए, 600 चेयर्स को हम ज्यादा प्रेफर करें, एंड बोर्ड फीट रिक्वायर्ड 1200 है, और उसके लिए हमने क्या किया, 8800 हमें बोर्ड फीट रिमेनिंग रह जाएंगे, यानी कि पहले हमने क्या बनानी, चेयर्स बनानी, कितनी बनानी हमने, चेयर्स बनानी 2000, तो हम क्या करेंगे उसे 600 चेयर्स बनाएंगे, यानी कि 600 क्या कर लेंगे उसमें हम चेयर्स बना लेंगे, और चेयर्स बनाने के बाद हम उसे आगे फर्दर लेके जाएंगे, क्योंकि चेयर्स की डिमांड कितनी थी, Here is the डिमांड फॉर चेयर्स कितनी है हमारे पास, दैट इज 600। तो 600 को क्या किया हमने, सबसे पहले 6 चेयर्स बनाई, और जितना बच गया उससे हम क्या बना लेंगे, टेबल्स बना लेंगे। तो दैट इज द बी पार्ट, दैट 600 चेयर्स एंड 80 टेबल्स। नाउ quick check again, as before, colonial heritage supplies of hardwood will only be able to supply 2000 board feet, only be able to supply 2000 board feet. Assume company follow plan we have proposed. Up to how much colonial heritage will be willing to pay above the usual price of obtained hardwood, कितनी prices वो ऊपर पे करने को willing होगा। The additional wood would be used to make tables. In this use, each board foot additional wood will allow the company to earn additional $20 contribution margin profit। यानी एडिशनल जो टेबल चाहिए उसको, टेबल को बनाने में एडिशनल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आएगा, इतना आएगा $20, बिकॉज दैट इज बीइंग यूज्ड टू मेक द टेबल्स। किसके लिए चाहिए होगा, वो हमें टेबल्स बनाने के लिए, तो $20 पर बोर्ड फीट हमें चाहिए होगा, कि $20 कितना है, और $20 पर बोर्ड फीट के हिसाब से हमें रिक्वायरमेंट्स होंगी। मैनेजिंग कंस्ट्रेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द कंस्ट्रेंट्स, के मैनेज किस तरह करके जाते हैं कंस्ट्रेंट्स। अब सबसे पहले देखें, फाइंडिंग वेज टू प्रोसेस मोर यूनिट्स थ्रू अ रिसोर्स बॉटलनेक, यानी हम लोग क्या करेंगे, वेज फाइंड करेंगे कि किस तरह हम मोर यूनिट्स थ्रू आर रिसोर्सेज कर सकते हैं, जहां पे रिसोर्सेज में क्या आ गया, बॉटलनेक आ गया, यहां पे रिसोर्सेज सारी की सारी यूज नहीं हो सकती। आफ्टर अ बॉटलनेक इटसेल्फ इंप्रूव द प्रोसेस इंप्रूव करें, एड ओवर टाइम और अनदर शिफ्ट, यानी कि जब अगर आप फुल फ्लैज हो गया तो आप ओवर टाइम भी लगाएं और अनदर शिफ्ट भी लगाएं। हायर न्यू वर्कर्स एंड एक्वायर मोर मशीन, क्या करें, हायर करें न्यू वर्कर्स को और एक्वायर मोर मशीन। सब कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन, क्या करें आप, कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट करें प्रोडक्शन को। रिड्यूस अमाउंट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट प्रोड्यूस, क्या करते हैं, रिड्यूस कर दे अमाउंट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट प्रोड्यूस, के डिफेक्टिव यूनिट जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका अमाउंट क्या करें आप, रिड्यूस कर लें।
एड वर्कर्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम नॉन बॉटलनेक डिपार्टमेंट, जो बॉटलनेक जो है वो वहां से आप वर्कर उठा के कहीं और लगा दें। सो दैट मींस वी आर मैनेजिंग द कंस्ट्रेंट, कि जब हमारे पास कंस्ट्रेंट कम हो जाए हम इंप्रूव करें प्रोसेसेस को, ओवर टाइम लगाएं, हायर न्यू वर्कर्स अप्लाई करें ताकि हमारे पास प्रोडक्शन स्पीडी हो, सब कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन क्या करें, सब कॉन्ट्रैक्ट करें, रिड्यूस अमाउंट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स प्रोड्यूस, क्या करें, रिड्यूस कर दें अमाउंट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, एड वर्कर्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम नॉन बॉटलनेक डिपार्टमेंट, और वर्कर्स जो है उसमें से उठा के कहीं और कर दें या उधर ही पे एडिशनल लगाएं। दैट्स हाउ वी आर मेकिंग द ओवरऑल इम्पैक्ट या फाइंडिंग द वेज टू प्रोसेस द मोर यूनिट्स, के मोर यूनिट्स को हमने कैसे प्रोसेस करना है। जॉइंट कॉस्ट आती है। इन सम इंडस्ट्रीज A number of end products are produced from single raw material input, यानी बहुत सारी outputs generate की जाती हैं for single amount of inputs. Two or more products produced from common input is called joint product. यानी दो units produce किए जाएं from single input is known as joint product. The point in the manufacturing process where each joint product can be recognized as a separate product. यानी point in the manufacturing product where each क्या नाम है जॉइंट प्रोडक्ट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट प्रोडक्ट इज नोन एज स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्या कहते हैं उसे हम, स्प्लिट ऑफ पॉइंट के वो पॉइंट है जहां पे दोनों जो है वो सेपरेट यूनिट्स या सेपरेट प्रोडक्ट को सामने लेके आगे चल रही हैं। नाउ द जॉइंट प्रोडक्ट्स देखिएगा। अब जॉइंट प्रोडक्ट्स कैसे, जॉइंट इनपुट आ रही है, ऑयल ही आ रहा है, कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस, एक जगह ऑयल निकल रहा है, गैसोलीन और केमिकल्स निकल रहे हैं, 3 पॉइंट्स है ना। अब तीनों पॉइंट्स को देखें, सेपरेट प्रोसेसिंग इसकी हो रही है फाइनल सेल के लिए, ये शायद फाइनल सेल डायरेक्ट हो जाए, इसकी भी सेपरेट प्रोसेसिंग हो रही है, और उसके बाद सेपरेटिंग प्रोडक्ट कॉस्ट। इन अदर वर्ड्स यहां पे क्या हुआ, यहां पे जॉइंट प्रोडक्ट था, फिर कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस, यहां पे क्या है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। यहां से आपको आइडेंटिफाई हो गया कि 3 चीजें निकल रही हैं। क्या निकल रही है, यहां पे 3 चीजें आइडेंटिफाई हो रही हैं। जब हमारे पास यहाँ पे 3 चीजें आइडेंटिफाई हो रही हैं तो दैट मींस सेपरेट प्रोसेसिंग चल रही है, फाइनल सेल एंड सेपरेटिंग प्रोसेस आ रहे हैं। यानी हर पॉइंट इन टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, चीजों को सेपरेट आउट करते जा रहे हैं, यानी सेपरेट प्रोसेसिंग है। और इन अदर वर्ड्स आखिर में कहा जा रहा है, टूवर्ड्स द फाइनल सेल। किसकी तरफ जा रहा है, ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स द फाइनल सेल। अब पिटफॉल ऑफ एलोकेशन, एलोकेशन के पिटफॉल्स भी होते हैं डेफिनेटली। अगर आप एक ही इनपुट से आउटपुट जनरेट कर रहे हैं तो जारी बात है पिटफॉल्स जनरेट हो रहे होते हैं। जॉइंट कॉस्ट आर ऑफन एलोकेटेड टू द एंड प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव सेल्स वैल्यू एट ईच प्रोडक्ट ऑन सम ऑफ अदर बेसिस, यानी उन्हें आप रिलेटिव सेल वैल्यू की बेस पे क्या कर रहे होते हैं, वैल्यूएट कर रहे होते हैं। यानी जॉइंट कॉस्ट आर ऑफन एलोकेटेड टू एंड प्रोडक्ट्स, कि जॉइंट कॉस्ट जो होती है वो आखिर के प्रोडक्ट्स पे एलोकेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव सेल्स वैल्यू, कि कितनी उसकी सेल्स वैल्यू है या कितनी उसकी सेल्स हुई है, ऑफ ईच प्रोडक्ट और सम अदर बेसिस, और कोई और बेसिस भी हो सकती है या इसी बेस पे निकल सकता है। ऑल्दो एलोकेशन इज नीडेड फॉर द सम पर्पस सच एज बैलेंस शीट इन्वेंटरी वैल्यूएशन, यानी कि उसकी हमें एलोकेशन जरूरी है ताकि हम बैलेंस शीट में बता सकें कि इतना ऑयल पड़ा है, इतना गैसोलीन पड़ा है, इतना केमिकल पड़ा है। एलोकेशन ऑफ दिस काइंड आर वेरी डेंजरस फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी कि इस तरह की एलोकेशन जो है वो बहुत डेंजरस होती है फॉर डिसीजन मेकिंग, कि आपको इसमें पता ही लग रहा होता कि एक्चुअल में ये जॉइंट प्रोडक्ट गई है ना, जॉइंट कॉस्ट अंदर गई है, ये कितने परसेंट लगी है एक प्रोडक्ट को, कितनी लगी है गैसोलीन को, कितनी लगी है केमिकल्स को। यू डोंट हैव एनी आइडिया कि आपको ये किस तरह से आइडेंटिफाई हो जाएगी। Joint costs are irrelevant in decision making regarding what to do with product from a split off point forward. Joint costs are irrelevant in decision regarding what to do with the product from a split point forward. यानी split point तक तो हमें पता है joint cost काम कर रही है, लेकिन उसके बाद joint cost का becomes irrelevant. उसके बाद joint cost में कोई काम नहीं रहता। It will always be profitable to continue processing a joint product. याद रखिएगा ये हमेशा profitable ही होता है to continue processing a joint product. ये कि आप हमेशा joint product प्रोसेस करें after the split off point, यानी कि वो कहता है टू कंटिन्यू प्रोसेसिंग अ जॉइंट प्रोडक्ट, यानी कि प्रॉफिटेबल होता है कि आप उसे जॉइंट प्रोडक्ट को ही कंटिन्यू करें आफ्टर स्प्लिट ऑफ प्रोडक्ट, सो लॉन्ग एज द इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड्स द इंक्रीमेंटल प्रोसेसिंग कॉस्ट। उस वक्त तक करेंगे जब तक इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड्स द इंक्रीमेंटल प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर्ड बाय द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्या हुआ है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट ने जो इनकर किया है। सेल और प्रोसेस फर्दर एन एग्जांपल। अब यहां पे देखें, स्वाइन मिल इनकॉर्पोरेशन कट लॉग्स फ्रॉम विच अनफिनिश्ड लंबर एंड सॉडस्ट आर इमीडिएट जॉइंट प्रोडक्ट। क्या होते हैं, सॉडस्ट एंड लंबर्स आर इमीडिएट जॉइंट प्रोडक्ट।
अनफिनिश्ड लंबर आर सोल्ड एज इज एंड प्रोसेस्ड फर्दर इन फिनिश्ड लंबर, यानी उसे सोल्ड वैसे भी किया जाता है और प्रोसेस फिनिश्ड लंबर में भी होता है. सॉडस्ट कैन ऑल्सो बी सोल्ड एज इज टू गार्डनिंग होलसेलर और प्रोसेस फर्दर फॉर प्रेस्टोलॉग्स, यानी कि होलसेलर को एज इट इज दिया जाता है गार्डनिंग को, या प्रोसेस फर्दर भी किया जा सकता है. तो डेटा अबाउट सैंडमिल क्या है, लंबर है, सॉन्डस्ट है. वो कह रहा है सेल्स वैल्यू एट आफ्टर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट 140-40, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 270-50, एलोकेटेड जॉइंट कॉस्ट कितनी है 176 एंड 24 एंड फर्दर प्रोसेसिंग दैट इज 50 एंड दैट इज 20, यानी कि फर्दर प्रोसेसिंग क्या कॉस्ट कितनी है वो 50 है एंड देन 20 है, यानी 50 भी है और 20 भी एग्जिस्ट कर रही है. सेल और प्रोसेस फर्दर, कि अगर हमने सेल और प्रोसेस करना हो फर्दर तो एनालिसिस क्या है जी, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग दैट इज सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. यहां से हमने स्प्लिट ऑफ किया तो यहां से आ गया इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, क्या आ गया ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ गया. तो कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग वो भी माइनस किया तो हमारे पास कितना है, नंबर 80 है और ये 10 है. प्रॉफिट और लॉस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, तो डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहा है नंबर को 80 का, लेकिन लॉस हो रहा है सॉडस्ट को. क्या हो रहा है उसमें लॉस हो रहा है, दैट इज ऑफ $10, यानी $10 का लॉस हो रहा है सॉडस्ट को. एनालिसिस ऑफ सेल और परचेज फर्दर, यानी क्या एनालिसिस होना चाहिए टू सेल और परचेज फर्दर. तो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग इज 270, सॉडस्ट 50, यानी फर्दर क्या होगी उसके बाद ये आ गई सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट पॉइंट, ये माइनस कर दिया हमने और उसके बाद फर्दर जो प्रोसेसिंग है वो उसमें ऐड कर दी, दैट इज 80 एंड 110. शुड बी प्रोसेस नंबर फर्दर और सेल द सॉडस्ट एज इट इज. क्या करना चाहिए हमें, क्या इसे एज इट इज सेल करना चाहिए, प्रोसेस फर्दर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड रेलेवेंट कॉस्ट आर देयर. अच्छा अब पिछली में देखें वी शुड गो विद द नंबर कि फर्दर प्रोसेसिंग जाए, बिकॉज फर्दर प्रोसेसिंग में हमने क्या किया $80 का की अर्निंग की है. हमने कितनी की है, $80 की हमने अर्निंग्स की है, कि 8 हमारे पास अर्नर्स हमारे पास जनरेट हो गए हैं. Activity based costing and relevant cost. Activity based costing ABC can be used to help to identify potential relevant cost for decision making purpose. ABC के अंदर ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि वो potential relevant cost बताता है कि हमें कितना cost चाहिए for decision making purpose, जो हमें decision making की तरफ लेके जाए. However, before making decision, manager must decide which of the potentially relevant costs are actually avoidable. यानी before making decision, manager must decide, उसे पहले पता होना चाहिए कि पोटेंशियली रेलेवेंट कॉस्ट जितनी भी हैं वो क्या एक्चुअल में अवॉइडेबल हैं, क्या वो अवॉइड होती हैं या क्या वो अवॉइडेबल हैं. तो हमने देखना है कि पोटेंशियली रेलेवेंट कॉस्ट जो है वो अवॉइडेबल होनी चाहिए या क्या वो अवॉइडेबल हैं. अगर हैं तो वी शुड अवॉइड देम, हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए और उसे अवॉइड करके सामने लाना चाहिए. So that's the end of the today's lecture. What we have studied today, we have studied whether make or buy, and then we have also studied कि हमें कौन सा सेगमेंट क्लोज करना चाहिए, किस तरह क्लोज करना चाहिए. We have started with the watches, जो हमने पिछले लेक्चर से हमने स्टार्ट किया हुआ था. And then we have further कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं और कंस्ट्रेंट्स की पोजीशन में हमने किसको देखना होता है. फिर हमने देखा कि हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बेस पे ये सारा एनालिसिस करना होता है और एनालिसिस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को देखते हुए हमने फर्दर आगे लेके जाना होता है, जैसे अभी देखा है. और उसके बाद हमने देखा कि ज्वाइंट प्रोडक्ट्स को कैसे डील करते हैं, यानी ज्वाइंट प्रोडक्ट्स में क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं और किस तरह से हमने ज्वाइंट प्रोडक्ट्स को सामने रख के ये काम करना होता है. यानी मींस टू से वी हैव टू सी ईच एंड एवरी पॉइंट कि हमने ये किस जगह तक लेकर जाना है, यानी इसमें क्या क्या चीजें. ज्वाइंट प्रोडक्ट में हमने ये भी देखा कि क्या लाता है जिसे हम कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट. क्या कहते हैं उसे हम, स्प्लिट ऑफ पॉइंट, के वहां से जहां से तीनों प्रोडक्ट्स एक ही इनपुट से निकल रही है, लेकिन वहां पे आके वो क्या होगी, दे स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग. वहां से आगे क्या शुरू हो गया, वो डिफरेंशिएट होना शुरू हो गई, वहां से डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गई और वो डिफरेंशिएशन उससे आगे ही की बात है. उसके बाद देखा हमने फर्दर प्रोसेसिंग, हमने देखा उस फर्दर प्रोसेसिंग के बाद नंबर जो है दैट इज अर्निंग मोर एज कंपेयर टू सॉडस्ट. सो दैट मीन्स वी हैव स्टडीड दैट द नंबर शुड बी फर्दर प्रोसेसेस. सो दैट वी हैव स्टडीड, दैट इज द चैप्टर ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट, जिसमें हमने सारे डिसीजन पढ़े, इधर मेक और बाय व्हाटसोएवर, हर चीज की एग्जांपल्स इसमें भी डबल देखी, पिछले लेक्चर में भी देखी थी. सो आई थिंक इट वुड बी मच क्लियर टू यू गाइस. आपको अब क्लियर हो गया कि ये चैप्टर्स कैसे हुआ है और किस तरह परफॉर्म हुआ है. सो नाउ दैट्स द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर. अल्लाह हाफिज.